जी मौलाना मारूफ साहब, अभी मैंने जब आपसे कहा कि एमआईएम के जो विरोधी हैं या उसके जो मुखालिफिन हैं, उनकी ये दावेदारी है कि एमआईएम ने लोगों की ज़ुबान पर आवाज़ तो दी, लेकिन साथ में उन्हें गालीबाज बना दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि विरोधियों के दावे सच हैं? नहीं, ये दावा तो मैं समझता हूँ कि दाल में नमक के बराबर वाला मामला है। इसकी कोई हकीकत नहीं। एक आध लोग हैं, लेकिन उनका पार्टी से बात करते हैं, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या बात करते हैं? अरे भाई, आप अगर आपका एक इंटरव्यू किया था और मैंने वो वीडियो बनाया था, अपलोड करने पर उसके नीचे जो कमेंट आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो है गरिया रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताऊं एक बात कि जिन लोगों ने कमेंट किए, मेरे पास है, मैं कहिए तो मैं कमेंट पढ़ के सुना दूं। बहुत से लोगों ने मैंने देखा एक सरसरी तौर पे मैं एक आध कमेंट आपको बताऊं। एक साहब ने कमेंट किया है कि मेरे ख्याल से ये वक्त मुनासिब नहीं है ये डिबेट करने का। एक मौलाना जफर साहब है, उन्होंने लिखा मौलाना मारूफ साहब कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कमेंट भी किए हैं। ये दरअसल जितने लोगों के कमेंट है, इससे गालीबाजों का गिरोह है जी। ऐसा नहीं है, गाली इसमें किसी ने नहीं दी। अलबत्ता एक आध लोग भावनाओं में बह करके, जैसे कि एमडी जब आपकी बात आए तो भावनाओं में बह करके जी, और जब मुखालिफ गिरोह कुछ कहे। एक मेरे भाई हैं इसी इलाके के, एमडी हम्माद रहमानी कासमी साहब हैं, जो बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो इधर उधर की पोस्ट को कॉपी करके अच्छी तरह पोस्ट करते हैं। उनके कमेंट में कुछ दर्द भी झलक रहा था, लेकिन दर्द के साथ एक बेबुनियाद उन्होंने इल्जाम भी लगाया मुझ पे। खैर कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्निंग की खातिर मुफ्ती साहब ऐसा कर रहे होंगे। भाई मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग की खातिर मुझे ये करना अगर होता तो हम लोगों के पास जलसे की इतनी सारी वीडियो और 100 लोग और सारे माशाल्लाह चैनल वाले हम लोग की वीडियो चलाकर अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो हम भी कमा लेते। ऐसा नहीं है, अर्निंग वर्निंग नहीं है। जिनसे आप मोहब्बत करें उनसे सवाल करना भी सीखें, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। और ये एमआईएम का भी एजेंडा है कि आपकी मुंह पे ज़बान अगर है तो आप हक बात बोलिए, बिल्कुल सही बात है, खुलकर बोलिए, चाहे वो मेरे खिलाफ। हम तो ये कहते हैं कि 2020 से पहले मेरे जो हालात थे, हम तो कहते थे नतीजा फिर वही होगा, सुनाए साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। तो अगर खुदा न खास्ता अवैसी साहब ने और अख्तर ईमान साहब ने जो वादे किए थे, अख्तर ईमान साहब ने तो अपने वादे तकरीबन पूरे किए। उन्होंने ख्वाब दिया था कि हम खाड़ी पुल बनवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बनवाया, वो एक अलग मसला है। अभी तो खाड़ी पुल चढ़े ही नहीं है। अरे भाई नहीं चढ़े हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द चढ़ लेंगे। आप यहाँ बैठ कर गए, लेकिन आपका मैसेज तो फेसबुक की नजर से या सोशल मीडिया के जरिए से करोड़ों तो पहुंचेगा। भाई जाहिर है, ये बोलिए कि खाड़ी पुल बन रहा है, मैं उम्मीद है कि बिल्कुल। देखिए उस खाड़ी पुल में बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत से लोगों का, बहरहाल बहुत से लोगों की अपनी मेहनतें रही है, लेकिन वो ख्वाब जो हम लोगों का सपना जैसा बन के था, उस सपने को साकार करने में, ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अख्तर ईमान साहब का हाथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा किरदार है। अब रही बात ये कि हम लोगों को खुशी और होती, और खुशी में चार चांद जब और लगता जब अख्तर साहब के इस 5 साल जो मुद्दत है, इस 5 साल मुद्दत में अगर वो पुल बनता तो सोने पे सुहागा होता। अच्छा, लेकिन हम कामना करते हैं। मैं आपसे आखिरी बात ये पूछता हूँ कि इस मरतबा एमएलए अख्तर ईमान साहब दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं और वो फाइट भी करेंगे। उनका रोड मैप क्या है? 3 चीजों को लेकर के सामने आ रहा है। पहले तो उन्होंने ये वादे किए थे खाड़ी पुल नहीं बना तो बना देंगे, कसैली पुल नहीं बना तो बना देंगे, मानदा में पुल बन गया है। अब आइंदा के उनके अज़ाइम मैं वही इस बुनियाद पर जो है मतलब आवाम के सामने वो आ रहा है। देखिए कारवाने इंसाफ यात्रा, न्याय यात्रा अभी अवैसी साहब निकाल रहे हैं। अख्तर ईमान साहब जगह जगह जाकर के माशाल्लाह अपनी बातें भी रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये दावे सारे पूरे हो गए, जी बहुत हद तक पूरे हो गए, बहुत हद तक पूरे हो गए तो जरूरत क्या उसकी? अब तो बता रहा हूँ, असेंबली में वहाँ इलेक्शन लड़े वो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अख्तर ईमान साहब ने जो काम किए हैं, अब उन कामों को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मसलन अभी हॉस्पिटल के लाइन से जो काम होना था, जिसको क्या अवैसी साहब ने कई बार अवैसी साहब ने कई बार बातें भी कही। अख्तर ईमान साहब कोशिश में थे, प्रयास में थे, कहीं ना कहीं अमोर विधानसभा के किसी न किसी क्षेत्र में हॉस्पिटल बन जाता, वो नहीं बना। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द बनेगा। अख्तर ईमान जीतेंगे। भाई अख्तर ईमान साहब के सिलसिले में एक बात जहन में आ रही है, वो ये है कि एमपी का जब इलेक्शन हुआ था तो अख्तर ईमान साहब को उन्हीं अमौर वासियों ने जो एमएलए में बहुत ज्यादा वोट दिया था, एमपी में आकर के उनके वोट्स बहुत कम हो गए। जबकि दूसरे लफ्ज में कहें तो उनकी हार ही अमौर और बायसी विधानसभा में हुई थी। उधर से तो वो अच्छा जो है बढ़ोतरी लेकर के आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने एमपी के इलेक्शन में उनको वोट नहीं दिया, क्या वो दोबारा नहीं? ऐसा है, वो हमारे बूढ़े बुजुर्गों का कुछ बहरहाल कहावत है, और लोगों ने बहरहाल आंधी की तरह इस बात को दौड़ा दी कि साहब ऊपर देख के वोट कीजिए। हालांकि हमने लोगों को समझाने का भी काम किया, ऊपर अल्लाह है। बहरहाल राहुल गांधी साहब के चेहरे को देखकर और कांग्रेस आला कमान के चेहरे को देख करके कांग्रेस की पार्टी बनेगी तो अमन आएगा, सुकून पैदा होगा, ये देख करके उनको वोट किया गया, यानी जावेद आज़म साहब। ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ फिर से एक बार कि किशनगंज लोकसभा में जितने लोगों ने वोट किया उन सारे लोगों को तो मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन
अख्तरुल ईमान साहब अगर अब की बार पार्लियामेंट चले जाते तो मुझे लगता है कि तारीख में एक बड़ा नाम जुड़ता, और किशनगंज की तारीख में मैं समझता हूँ शायद ऐसा नाम अब से पहले कभी नहीं जुड़ा होगा जैसा कि ये नाम जुड़ जाता। वो एक अलग मसला है कि यहाँ अमोर के लोगों ने और बैसी के लोगों ने झांसे में आकर के, यानी कि किसी का खौफ दिखाकर, भाजपा का खौफ दिखाकर, आरएसएस का खौफ दिखाकर लोगों ने अब्दुल ईमान साहब को चलिए हराया। आपकी बात को हम मान लेते हैं, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, आपकी पार्टी कोई इतराज नहीं है आपकी पार्टी कहने में? जी बिल्कुल। क्योंकि अभी जो है आप अगले इंटरव्यू में मुझसे आप कह रहे थे कि भाई हम ऑफिशियल जुड़े नहीं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मेरी पार्टी, हाँ बिल्कुल जाहिर है वो आप ऑफिशियल जुड़े नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी है। भाई मेरी आवाज है, इसलिए मैं अपनी आवाज को अपनी ताकत अब आप समझता मुझे हूं। बताइए कि हम आपका ये कहना है या आपके लोगों का ये दावा है कि हम लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी क़यादत खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका ये भी दावा है कि हमने तेजस्वी से 5 सीटें या 6 सीटें मांगी, हमको वो मिली नहीं। विरोधियों का कहना है कि मजलिस ये दावे कर रही है कि हमको क़यादत खड़ी करनी है, तो भाई क़यादत सिर्फ 6 सीटों में होगी, बाकी जगह क्या होगी? बाकी जगह तो आपको गठबंधन का ही साथ देना है, जी बिल्कुल, कांग्रेस का साथ देना है, आरजेडी का साथ देना है, तो क्यों ना हर जगह ही ये लोग जो है आरजेडी और कांग्रेस का साथ दें या गठबंधन का साथ दें? एक शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो अगर अवैसी साहब ने 6-7 सीटों की बात करी, 5 सीटों की बात करी, इससे साफ समझ में आती है हम अगर कहीं ना कहीं 6-7 सीटों में कामयाब हो जाते हैं, सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती है, जिनको जो ओहदा मिलना होता है वो ओहदा भी मिल जाता है, कोई मसला नहीं। हम अगर हिस्सेदारी के साथ आते हैं और हिस्सेदारी के साथ जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार का मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जाहिर हमारी भी सरकार होगी, उसमें हम उसमें अपनी मांगे कायदे से रख पाएंगे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 सीट में आपकी लीडरशिप रहेगी, बाकी में किसकी लीडरशिप रहेगी? भाई जाहिर इंडिया गठबंधन की रहेगी, तो हम इंडिया गठबंधन को 5 सीटों में भी जिला दे रहे हैं ना? नहीं, कैसे दे सकते हैं भाई साहब? हम ये कहते हैं कि जो मेरी क़यादत है, मेरी क़यादत को आप जमीनी हकीकत से अगर खत्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक वक्त था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, भाई 5 सीट में आपको देंगे, 6ठी में हम इंडिया गठबंधन को ही दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। क्यों हम आइंदा जो 5 सीट आपको दे रहे हैं, हम डायरेक्ट इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर ये 5 सीट विरोधियों का कहना है ना, जी जी, विरोधी आना है हमारे साथ ही, भाई विरोध आपको अलग से वोट देने की जरूरत क्या है? विरोधियों का तो ये भी कहना है कि अवैसी साहब अगर इतने ही देशभक्त हैं और अब्दुल ईमान साहब अगर इतना ही देश के तई फिक्र रखते हैं, उनको चाहिए कि वो इलेक्शन ही ना लड़े। तो कोई बात ही नहीं, भी साहब मुंह है और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, आप ना खाइए, को खिलाइए, बात ही ना करें, ये तो बेवकूफों वाली बात है। हम लड़ने के लिए आए हैं, हम क़यादत खड़ी करने के लिए आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं वाकईतन देश दंगा मुक्त हो, देश में अमन कायम हो, सुकून कायम हो, भाईचारगी कायम हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी हो। इस वजह से हमने अपनी मांग रखी थी, इस वजह से हमने प्रस्ताव हमने आपके सामने पहल किया। हमने चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझसे बात किया।